में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी कोरोना का कोई एक लक्षण नहीं है, ना ही फिक्स्ड सिम्टम्स हैं, इसलिए इलाज का तरीका भी अलग है। माइल्ड केस में इलाज घर पर ही संभव है, जबकि मॉडरेट और जो दूसरे मामले हैं उसमें ऑक्सीजन सपोर्ट, स्टेरॉयड दिए जाते हैं। लेकिन स्टेरॉयड की राइट क्वांटिटी, राइट टाइम क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ एक डॉक्टर ही तय करते हैं। एक मरीज इसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए आज हम स्टेरॉयड के बारे में डॉक्टर से जानेंगे, ताकि हम कोविड के इलाज को लेकर लोगों को समझा सके, जागरूक कर सके। स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट क्या कुछ हैं, होम आइसोलेशन में स्टेरॉयड लेना कितना खतरनाक हो सकता है, स्टेरॉयड की राइट क्वांटिटी, राइट टाइम को कैसे पहचानें, इलाज से ठीक होने के बाद स्टेरॉयड के साइड इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का पैनल होगा। साथ ही अगर कोरोना को लेकर आपके मन में कोई भ्रम है तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर निर्मल शर्मा, जो कोटा मेडिकल कॉलेज में एचओडी इमरजेंसी मेडिसिन है। साथ ही हमारे साथ जयपुर से क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष जैन जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट बताएंगे कि इस संक्रमण के दौर में हम खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715387। एक और नंबर है 0120715386। ये दो नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी तरह के भ्रम की स्थिति अगर है, आपको लगता है कि आपका मार्गदर्शन होना चाहिए, तो आप हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं निर्मल शर्मा और डॉक्टर आशीष जैन, इन दो डॉक्टर्स से जो है आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सवाल अगर आप कोरोना से जुड़ा पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमारे साथ जयपुर से क्रिटिकल केयर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष जैन जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष जी, पहले तो स्वागत है आपका। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिस तरह से मौजूदा समय में हमने सुना है स्टेरॉयड को लेकर कि उसके इस्तेमाल से राहत मिल रही है, लेकिन अब लोगों को इसके बारे में इसलिए भी जानना ज़रूरी हो गया है क्योंकि हमने देखा ब्लैक फंगस की जो बात हो रही है, बहुत हद तक उसका जुड़ाव जो है स्टेरॉयड से है। तो कैसे स्टेरॉयड से इलाज कोरोना का किया जा रहा है, क्या नफ़ा क्या नुकसान, एक बार चाहूँगा इस पर प्रकाश डालें। उसके बाद हम बात करेंगे कि होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनका खुद से स्टेरॉयड लेना कितना सही कितना गलत। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष जैन, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर से। आई एम क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हेयर, और हम पिछले 1.5 साल से कोरोना के मरीजों को देख भी रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। आपका जो सवाल है कि स्टेरॉइड्स कोरोना के इलाज में कितने कारगर हैं, तो सबसे पहला जवाब तो यही है कि ये उन 2 दवाइयों में से एक है जिसका कि पॉजिटिव इफेक्ट कोरोना पेशेंट्स के ऊपर मिलता है। एक तो है स्टेरॉइड्स और दूसरे होते हैं खून पतला करने की दवाइयाँ। कोरोना इन्फेक्शन होने के कितने समय के बाद इनको शुरू करना चाहिए और क्या मात्रा होती है, तो स्टेरॉयड की मात्रा हमें 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए पेशेंट को। ये मैक्सिमम लिमिट है जी। और वो मात्रा भी आपको 7 से 8-10 दिन तक देनी है। उसके बाद आपको ये मात्रा कम करनी है धीरे धीरे और बंद करनी है। जो आप कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस के जो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हाँ, उनमें स्टेरॉयड का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि स्टेरॉइड्स देने से शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है जी। और अगर शुगर अनकंट्रोल चल रही है पेशेंट को, या पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक हैं, साथ ही वो बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड्स की उनको ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं जी।
चलिए, मुझे लगता है कि आपने ये जो बातें बताई हैं काफ़ी काम की है, और लोगों को स्टेरॉइड के बारे में हम इस पूरे कार्यक्रम में बीच बीच में बताते भी रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने सवाल पूछने के लिए फ़ोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं, तो सवाल भी लेते रहेंगे और बीच बीच में आपसे ये जानकारी भी हासिल करते रहेंगे। चलिए, दर्शकों का रुख करते हैं। तो कौन है पहले कॉलर, नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते सर। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ रामदेवरा से। जी, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मेरा सवाल ये कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की पहली वैक्सीन लग चुकी हो और दूसरी वैक्सीन कोई कारणवश नहीं लगी हो, तो उसको ब्लैक फंगस से कितना खतरा हो सकता है? चलिए, डॉक्टर निर्मल से इसका जवाब लेते हैं हम। डॉक्टर निर्मल, इसका जवाब दीजिए। हालांकि दोनों का कोई वैसा रिश्ता नहीं है, ब्लैक फंगस का और वैक्सीन का, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इस पर एक मार्गदर्शन करें। डॉक्टर निर्मल। देखिए, वैक्सीनेशन एक्चुअली इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कराया जाता है। फर्स्ट डोज के बाद इफेक्टिव इम्यूनिटी आती नहीं है, सेकेंड डोज के बाद इफेक्टिव इम्यूनिटी आती है, और अब ये माना जा रहा है कि सेकेंड डोज आइडियली 3 से 4 महीने के बाद लगना चाहिए। तो फर्स्ट डोज लगा है तो ये जाहिर है कि आपके अंदर अभी इम्यूनिटी आई नहीं है, और आपको तमाम सारे जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो सारी जो बातें बार बार बताई जाती हैं, और ख़ास करके डबल मास्क लगाना इन दिनों, और ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े का मास्क लगाने का जो बहुत ज़्यादा प्रचलन है, इसकी वजह से कोरोना का एक बहुत बड़ा जो विस्फोट हुआ है, उसमें ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है जी। तो प्रॉपर मास्क लगाना और जो तमाम बातें बताई जाती हैं बार बार, उसका पालन करना बहुत आवश्यक है, भले ही आपको फर्स्ट डोज लगा हुआ हो। तो अभी फर्स्ट डोज लगने के बाद बिल्कुल भी आप कोताही नहीं बरतें, आप पूरी सावधानी रखें, और पूरी सावधानी रखें, तभी आप कोरोना से बच पाएंगे जी। सवाल ये भी है डॉक्टर निर्मल, जो हमारे कॉलर जानना चाहते हैं कि किसी भी कारणवश अगर वो दूसरा डोज नहीं लगवा पाए, तो जैसा आप कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने बाद ये डोज लगनी चाहिए, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि कोई उपयुक्त कोई समय नहीं है। अगर आप अपने डेट को मिस कर गए हैं तो आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद भी जो है सेकेंड डोज ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। हाँ। बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वैक्सीनेशन का पहले प्रोटोकॉल आया था, हाँ। उसमें देखिए एक्चुअली कोरोना संसार के लिए नई बीमारी है। बिल्कुल। तो विज्ञान एक डायनामिक क्षेत्र है, बदलता रहता है, इसके कॉन्सेप्ट से बदलते रहते हैं, उसमें रिसर्च चलती रहती है। तो पहले 28 दिन की बात कही गई थी, है ना, तो अब ये माना जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जब आप 3 से 4 महीने के बाद आप दूसरा डोज लगाएंगे। हाँ। तो यदि 28 दिन वाला डोज आपका किसी कारणवश मिस हो गया है, तो आप 3 से 4 महीने का इंतजार करें, और इस दौरान आप तमाम जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैं देखिए बार बार एक बात कहता हूँ आपको, वैक्सीनेशन अपनी जगह है, लेकिन अभी भी सबसे जो कारगर कोरोना से बचने का उपाय है वो कोरोना का प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। और खास करके ये जो मास्क, और ग्रामीण क्षेत्र के ये रामदेवड़ा से भाई साहब बोल रहे हैं, मैं इनको कहूँगा कि ये अपने ग्रामीण और अपने आसपास के लोगों को प्रॉपरली एजुकेट करें। वैक्सीनेशन अपनी जगह है, लेकिन मास्किंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव रहा है, तो इस जानकारी को फैलाने की बहुत आवश्यकता है जी। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं जी। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी पूछिए अपना सवाल। जी सवाल पूछिए। पेट में दर्द बहुत हो रहा है, क्या बात है? आप अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? पेट में दर्द क्या पूछ रहा हूँ, कैसे हो रहा है? आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मोबाइल फ़ोन पर स्पष्ट बात कीजिए और अपना सवाल दोहराइए। हेलो, चलिए आप दोबारा जुड़िएगा। किसी तकनीकी वजह से आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। दूसरे कॉलर का रुख करते हैं जी। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा कॉलर के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर जैन आपके पास मैं आना चाहूँगा। और जैसा हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के ये भी सवाल है कि एक बार हम वैक्सीनेट हो जाते हैं, 2 डोज हो गए तो हम पूरी तरह से सुरक्षित है, और जबकि दूसरी तरफ एक अफवाह जो है ये भी है कि जो 3rd वेव की हम बात कर रहे हैं तो वो इस वैक्सीनेशन के कवच को तोड़ देगा, यानी कि म्यूटेंट्स जो अलग होंगे तो ये वैक्सीनेशन जो है काम नहीं
नहीं करेगा, इस तरह की जो भ्रांतियां फैलती जा रही हैं उसको लेकर आप क्या कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वैक्सीनेशन काम करेगा या नहीं करेगा, अभी तक हमें ये नहीं पता कि फेज़ 3 में जो वेरिएंट होंगे वो क्या होंगे। अभी तक जो भी वेरिएंट हम लोगों ने खोजे हैं, या इंडियन वेरिएंट हो या कोई से भी वेरिएंट हो जी, उन सब के ऊपर आईसीएमआर की स्टडी है। आईसीएमआर ने लोगों को बताया है कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये उन स्ट्रेन्स पे भी काम करती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अगर कोई नया वेरिएंट भी सामने आएगा तो उसके ऊपर भी यही वैक्सीन्स काम करती होंगी, क्योंकि वैक्सीन्स बेसिकली वायरस के स्पाइक प्रोटीन को ध्यान में रखकर उसके अगेंस्ट बनाई जाती हैं, जिससे कि वायरस एक पेशेंट की म्यूकोसा से अटैच होता है। तो अगर हम उस अटैचमेंट को किसी तरह से रोक सकते हैं तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं जी। जहाँ तक बात यह है कि आपने एक वैक्सीन लगाई है, दूसरी वैक्सीन लगाने से में कितना डिफरेंस है या क्या उसकी इम्यूनिटी है, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि सिंगल वैक्सीन से अप्रोप्रिएट अमाउंट में एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती हैं। उसके साथ में सेकंड बूस्टर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एक सिंगल डोज आपको पूरा प्रोटेक्शन नहीं देता जी। 2 वैक्सीन एक अप्रोप्रिएट गैप के बाद में ही आपको बॉडी में एंटीबॉडीज का लेवल एनफ होता है जो आपको स्ट्रेन्स से, जो आपको वायरस से, इन्फेक्शन से बचा सकता है। तो 2 वैक्सीन लगानी है, तभी जाके हम लोग 70-80% का जो हमारा टारगेट होता है कि इतनी इम्यूनिटी डेवलप होगी वो अचीव कर सकते हैं। चलिए, कॉलर का रुख कर लेते हैं। नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए। शिवकांत शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल। सर, एक पेशेंट है, उसके मान लो बीपी तो नॉर्मल है, हार्ट बीट 103 है और ऑक्सीजन लेवल भी 92 है जी। तो सर अब क्या करना चाहिए? चलिए, डॉक्टर निर्मल से जवाब लेते हैं। डॉक्टर निर्मल, सब कुछ सामान्य है, लेकिन क्या कुछ करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? इनका सवाल देखिए बड़ा अस्पष्ट सा है। इन्होंने बताया नहीं कि मरीज क्या कोविड का पेशेंट है क्या ये? जी, कोविड का पेशेंट है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल, हार्ट बीट सब कुछ जो है सामान्य है। नहीं तो फिर चिंता किस बात की है? देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो कॉलर हैं इनको, कि कोविड के ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो अपने आप ही ठीक होते हैं। 90% अपने आप ही ठीक हो जाते हैं बॉडी की खुद की इम्यूनिटी से। तो सब कुछ सामान्य है तो ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि पहला लक्षण आने से 5 से 7 दिन के बाद यदि दोबारा कोई लक्षण शरीर में जाहिर हो रहा है, जैसे दोबारा से बुखार आना या दोबारा से खांसी चलना, ये वो समय होता है जिस वक्त आपको प्रॉपर मेडिकल एडवाइस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, और लोगों से चूक यहीं पर होती है। एक बार ठीक होने के बाद जब दोबारा सिम्टोमेटोलॉजी उनका शुरू होता है तो उसको वो नेग्लेक्ट कर देते हैं कई बार जी। और ये इसमें प्रत्येक घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप 5 दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं और कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार ठीक होने के बाद यदि दोबारा बुखार आना शुरू हो, खांसी चालू हो या सांस में कोई दिक्कत हो, तो उस वक्त 1-1 घंटा आपके लिए बहुत कीमती है और उस वक्त बहुत ही एक एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत होती है ताकि आपको प्रॉपर डोज में और प्रॉपर ड्यूरेशन तक ब्लड थिनर्स जिसको हम लोग कहते हैं या स्टेरॉइड्स जिसको कहते हैं, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, वो एक प्रॉपर तरीके से दिया जाए। यहाँ एक्सपर्ट का काम होता है। शुरू के 5 दिनों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। जी, चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। जी, पूछिए अपना सवाल और अपना परिचय दीजिए। महाशय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, उन तक आवाज़ नहीं जा पा रही है। फिलहाल जो है मैं चाहूँगा डॉक्टर जैन के पास चलते हैं और एस्टेरॉयड को लेकर हम आज विशेष तौर पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर जैन, आपसे समझना चाहेंगे कि आज बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि अगर सही मात्रा और सही समय का पता चल जाए तो जो लोग होम आइसोलेशन में या घर पर भी एस्टेरॉयड का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो लोग होम आइसोलेशन में इसकी नौबत नहीं आती है। अमूमन हमने देखा है कि क्रिटिकल केसेस में इसका इस्तेमाल होता है। होम आइसोलेशन में जो
लोग रह रहे हैं उनको किस तरीके से स्टेरॉइड को लेकर जो है जागरूक करेंगे। आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है और अमूमन ऐसी चीज़ों से परहेज रखें, इसके बिना अगर आप रिकवर हो जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या जो बहुत ही माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट हैं उनको स्टेरॉइड्स की आवश्यकता नहीं है। जैसा भी डॉक्टर निर्मल ने कहा कि अगर आपको सेकेंड वीक में पहले 7 दिन के बाद सिम्टम्स दोबारा से आ रहे हैं, सांस में तकलीफ़ हो रही है, आपको खांसी है, आपका ऑक्सीजन का लेवल 94 से नीचे जा रहा है, आपकी सांस तेज़ चल रही है, आपको तेज़ बुखार है और ये सब सिम्टम पहले 7 दिन के बाद हैं, तो आपको स्टेरॉइड की आवश्यकता है जी। स्टेरॉइड्स कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए, एक्सपर्ट की ओपिनियन से ही आपको स्टेरॉइड देना चाहिए, क्योंकि कितनी मात्रा में स्टेरॉइड चाहिए वो एक एक्सपर्ट ही तय कर सकता है। ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स देने के फिर नुकसान भी आपको झेलने पड़ते हैं। बिल्कुल, इसके नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। कॉलर का रुख कर लेते हैं जी। अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? साउथ से बात कर रहा हूँ जी। पूछिए, सवाल पूछिए। मेरी वाइफ के प्रॉब्लम है, तो वैक्सीन लगाना उचित है नहीं है? क्या कुछ समस्या है, विस्तार से बताइए। फेफड़ा डैमेज है, फेफड़े। जी 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 जी। तो वैक्सीन लगाने के लिए मतलब लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? चलिए डॉक्टर निर्मल जवाब दीजिए इसका। इनका सवाल क्या था, स्पष्ट नहीं हुआ मुझे। एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा दीजिए। ये कहना चाह रहे फेफड़े की के पेशेंट को क्या वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? किस चीज के पेशेंट को? किडनी के पेशेंट को? जी, फेफड़े के किसी रोग से अगर कोई ग्रसित है तो क्या वैक्सीनेशन उनको करवाना चाहिए? पीपरी, ये कौन से रोग की बात कर रहे हैं? फेफड़े जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ऐसा है कि वैक्सीनेशन का ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो आप इन जनरल आप वैक्सीनेट हो सकते हैं, इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है, आप लगवा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि आप पिछले दिनों कोविड से पीड़ित हुए हैं तो अब ये माना जा रहा है कि यदि आपको एक सिग्निफिकेंट कोविड हो चुका है तो करीब 6 महीने के बाद आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए आइडियली। और कोई भी क्रोनिक गंभीर बीमारी हो, जनरली वैक्सीनेशन के लिए वो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, आप लगवा सकते हैं जी। चलिए, तो आप लगवा सकते हैं वैक्सीन, डॉक्टर साहब का कहना है। कुछ और कॉलर का रुख कर लेते हैं जी। अपना नाम बताइए और कहां से बात कर रहे हैं? संजय कुमार, श्री कर्मपुर से जी। जी संजय जी, सवाल पूछिए। मेरा लड़का पॉजिटिव हुआ था जी, उसको खांसी में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है, विस्तार से बताइए। खांसी आ रही, सूखी खांसी आ रही है, बलगम नहीं आ रही है जी, और फेफड़ों में आवाज आती है। तो इसका घरेलू उपाय करें या डॉक्टर से परामर्श लें? जब डॉक्टर मौजूद है तो आप परामर्श ले ही लीजिए। घर पे होम आइसोलेट है जी। चलिए, डॉक्टर जैन है, जवाब देंगे। देखिए संजय जी, आपने बताया कि आपके बेटे को खांसी है और उनके फेफड़े में भी कुछ सीटी की सी आवाज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्लियर नहीं है आपके सवाल से कि ये कौन सा दिन चल रहा है उनकी बीमारी का, पर जो भी चल रहा हो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप डॉक्टर को दिखाएं, घरेलू उपचार मत करें, क्योंकि खांसी होना और सांस में तकलीफ होना कोरोना के गंभीर लक्षणों की तरफ इशारा करते हैं। तो आप अपने एक्सपर्ट से सलाह लें और वो जो भी टेस्ट कराएंगे उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट देंगे आपको। अच्छा, अमूमन देखा गया है डॉक्टर जैन कि जो लोग रिकवर कर भी जाते हैं वो कोरोना नेगेटिव तो हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के कुछ खांसी या दूसरी जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रह जाती हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए या फिर नेगेटिव होने के बावजूद जो है दूसरे डॉक्टर से संपर्क करके उसका भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, ठीक होने के बाद या कोरोना नेगेटिव होने के बाद बहुत सारे पेशेंट के अंदर क्रोनिक कफ सिंड्रोम की तकलीफ रहती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहता है, ड्राई कफ बनी रहती है, चलते हैं तो सांस फूलती है, वीकनेस रहती है। ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं। ओके,
सो अगर ये सिम्टम्स आपको तकलीफ दे रहे हैं तो डेफिनेटली एक एक्सपर्ट से मिलें, डॉक्टर को दिखाएं और वो आपको उसके लिए अप्रोप्रिएट दवाइयाँ देंगे। ठीक है, डॉक्टर निर्मल का रुख करते हैं। डॉक्टर निर्मल, आपसे एक समझना चाहेंगे स्टेरॉइड को लेकर, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं, इसका जब हम इस्तेमाल किसी ह्यूमन बॉडी में करते हैं, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट भविष्य में देखने को मिलते हैं, दुष्परिणाम कह सकते हैं, क्या कुछ भविष्य में हो सकते हैं? अगर किसी में स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके उसे कोरोना ट्रीटमेंट में ठीक किया जा चुका है, तो उसे भविष्य में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है खास तौर पर? देखिए, जनसाधारण को 2-3 पॉइंट्स स्टेरॉइड के बारे में समझना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, ऐसा है, स्टेरॉइड कोविड की बीमारी में एक दुधारी तलवार की तरह से है। आप क्लियर कट समझ लें कि पहला लक्षण आने से 5 से 7 दिनों तक शरीर के अंदर वायरस का एक्टिव रेप्लिकेशन होता रहता है। यदि ये शुरुआत के 5 से 7 दिनों के अंदर यदि आप किसी को स्टेरॉइड दे देते हैं तो शरीर में वायरस का लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही घातक होगा। लेकिन जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, 7 दिन गुजरने के बाद 8वें, 9वें, 10वें दिन यदि कोई नई तकलीफ आती है तो वहाँ स्टेरॉइड का रोल होता है। और स्टेरॉइड कितनी मात्रा में कितने दिनों तक देनी है, ये एक्सपर्ट डॉक्टर, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स का रोल ही 5 से 7 दिन गुजरने के बाद शुरू होता है। तो उस वक्त स्टेरॉयड और ब्लड थिनर्स का जो जुडिशियस यूज़ है वो बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, जो जनसाधारण को समझने की चीज़ है कि जब भी आप स्टेरॉयड लेंगे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा जी, तो ब्लड शुगर का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और जनरली जब स्टेरॉयड कोविड जैसी बीमारी में देना पड़ रहा हो तो यदि आप ओरल ड्रग्स पे हो तो इंसुलिन पे शिफ्ट करना, उसको बार बार मॉनिटर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यदि स्टेरॉयड के साथ ब्लड शुगर यदि प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे हम लोग ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं आने लग जाती हैं। तो उस वक्त एक प्रॉपर एक रेगुलर इंटरवल पर ब्लड शुगर की को चेक करना चाहिए और प्रेफरेबली इंसुलिन पे आ जाना चाहिए। दूसरा, यदि आप ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज हैं तो स्टेरॉयड लेने से ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन सारी से ये जो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसका खास ध्यान रखें। वैसे कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जन साधारण के लिए समझने की बात यह है कि यदि आप स्टेरॉयड ले रहे हैं तो अपने डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का और हार्ट की जो बीमारी है उसका खास ध्यान रखें। इन तीनों चीजों के लिए ड्रग्स में कुछ चेंज करने की आवश्यकता किस तरह की परिस्थितियों में डॉक्टर जो है, जो इलाज कर रहे होते हैं, वो ये तय करते हैं कि इनके ट्रीटमेंट के लिए हमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा? वो कौन सा फेज होता है जब डॉक्टर इन चीज़ों को लेकर एक डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेंगे? देखिए जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। जैसा मैं अभी कह रहा था आपको कि पहले 7 दिन गुजरने के बाद यदि कोई नया सिम्टम डेवलप हो रहा हो, है ना, तो उसे हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। अब साइटोकाइन स्टॉर्म के 2 परिणाम होते हैं। एक तो लंग्स के अंदर निमोनिया बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, ब्रेन की, हार्ट की या लंग्स की, खास करके जो माइक्रो वेसल्स होते हैं, इस बार हम लोग कोविड में देख रहे हैं जो पिछले साल से जो डिफरेंस है, आप ये देखेंगे कि जो सीटी स्कैन में जो पैटर्न आता है निमोनिया का, वो पिछले साल जो पैटर्न आ रहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार निमोनिया की बजाय जो माइक्रोवैस्कुलर थ्रोम्बोसिस है वो ज़्यादा कैजुअलिटी पैदा कर रहा है। बिल्कुल। तो स्टेरॉयड का मैं ये कहूँगा कि पिछले साल ये जो जिस निमोनिया की बात कर रहा है जितना रोल था उससे ज़्यादा कहीं रोल इस साल ब्लड थिनर्स का है। बिल्कुल, इस बार ज़्यादा रोल है और यही वजह है कि लोगों में ये जो शब्द है स्टेरॉयड बार बार जो है उनके मन मस्तिष्क में घूम रहा है। डॉक्टर जैन, आपसे एक छोटा सा सवाल कि अगर किसी के ट्रीटमेंट में स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया गया है, वो ठीक हो चुका है, वैसे लोगों को क्या कुछ आने वाले भविष्य में एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या कुछ एड ऑन अपनी लाइफस्टाइल में कुछ करने की ज़रूरत है जिससे कि ये जो दुष्प्रभाव होते हैं शरीर पर उसे कम किया जा सके? तो भविष्य में ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड यूज़ के, वो मुख्य होते हैं। एक तो शुगर अनकंट्रोल होना, तो आपको शुगर डेली सुबह की चेक करनी है, अपनी डाइट को एडिक्वेट रखना है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टेरॉयड लंबे समय तक लेने से आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं।
तो आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी शुगर मॉनिटर करें, आप अपना मन लगाएं, क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स, डिप्रेशन बहुत कॉमनली डेवलप होता है जी। तो लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, अपने परिवार में रहना वो भी बहुत आवश्यक है। अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट, इन बीमारियों में जो आपके मेजरमेंट्स हैं, जिन डॉक्टर से आप सलाह ले रहे हैं उनके कांटेक्ट में रहें, उनके टच में रहें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स स्टेरॉइड की वजह से बढ़ सकती हैं। कोई भी इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो उसको नजरअंदाज नहीं करें। स्टेरॉइड की वजह से वो इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इमीडिएटली अगर आपको मान लीजिए छोटा सा बॉयल भी हुआ है तो भी डॉक्टर के पास जाके सही एंटीबायोटिक। डॉक्टर जैन, कितने दिनों तक ये खास एहतियात बरतने की जरूरत है? 2 महीने 6 महीने डॉक्टर के कंसल्ट में रहने की जरूरत है, या फिर कुछ और समय तक जो है अपने बॉडी की निगरानी करनी पड़ेगी? कम से कम स्टेरॉइड बंद होने के बाद 2 से 3 महीने आपको बहुत कॉशियसली निकालना चाहिए। 2 से 3 महीने का जो समय है उस पे आपको खुद अपनी मॉनिटरिंग करनी है और देखना है। कोई भी अगर आपको कुछ भी अननेचुरल लगता है तो आपको इग्नोर मत कीजिए और चिकित्सकों से परामर्श कीजिए। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मार्गदर्शन किया, लोगों के सवालों का जो जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि लोगों को बेहतर मार्गदर्शन मिला होगा और जो तमाम दर्शक